अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों पर एक नज़र डालते हुए शुरुआत करेंगे खबरनामे की। ज़री एक्शन प्लान को ज़री बजट करार देने पर वज़ीर फाइनेंस के खिलाफ मुराद शिकनी की नोटिस स्पीकर के हवाले। असेंबली की कार्रवाई फिर मुलतवी। तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए टीआरएस अरकान का शोरगुल। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हालात फिर कशीदा। पुलिस पर एहतजाजी तलबा की संगबारी। 3 मुलाजिमीन पुलिस जख्मी। सड़क बंद प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद रेंज के डीआईजी का इंतबाह। आइंदा 10 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों के बकाया जात पर सूद आयद नहीं किया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया का ऐलान। और एसएससी इम्तिहानात का 22 मार्च को आगाज। उम्मीदवारों को वक्त मुकर्रर से आधा घंटा पहले इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाने का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। 18 मार्च को ऐवान मुक़न्नना में पेश किए गए बजट के दौरान ज़री एक्शन प्लान को ज़री बजट करार दिए जाने पर अपोजिशन ने वज़ीर फाइनेंस आनम राम नारायण रेड्डी के खिलाफ मुराद शिकनी की नोटिस स्पीकर के हवाले की। नोटिस देने वाली जमातों में तेलुगु देशम, बीजेपी और टीआरएस शामिल थे। एक्शन प्लान और बजट में फ़र्क को न समझने वाली इस हुकूमत को इख्तिदार पर बरकरार रहने का हक़ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को गुमराह कर रही है और अहम अपोजिशन भी हुकूमत का साथ दे रही है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन लीडर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी भूलकर पदयात्रा करते हुए हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ आवाम को उकसाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने ऐवान असेंबली में हुकूमत का साथ दिया है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत बरखी शरहों पर मुबाहिस नहीं करना चाहती है तो कम अज़ कम ये ऐलान कर दे कि शरहों में इजाफा नहीं किया जाएगा। కండువాలు ఒకటే విధానం వీళ్ళకి వచ్చింది। కాంగ్రెస్ కండువా సగము, కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కండువా సగంతో ఏ రకంగా అయితే వీళ్ళు కుమ్మక్కైనారు చూపించాము। ఈరోజు వాళ్ళు మరింత దగ్గరయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్కు చిహ్నమైనటువంటి టోపీ కూడా పెట్టుకొని వచ్చారు సభకు। దీన్ని పడితే రోజు రోజుకు వీళ్ళు ఒక సంకేతం ఇస్తున్నారు, మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గర అవుతున్నామని చెప్పి। అదే రకంగా रियासती असेंबली के बजट इजलास की कार्रवाई 4 शुबे को तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के मुतालबे के साथ किए गए टीआरएस के एहतजाज की वजह से नहीं चल पाई। मुसलसल शोरगुल के बीच ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन कायदीन ने इजलास की कार्रवाई के इल्तवा के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। 4 शंबे को रियासती असेंबली के बजट इजलास की कार्रवाई के दौरान तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के मुतालबे को लेकर टीआरएस अरकान के एहतजाज की वजह से कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर एन मनोहर ने तेलुगु देशम और बीजेपी की वैट पर, मजलिस की अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बरकी शरहों में इजाफे पर मुबाहिस से मुतालिक पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही ऐवान में शोरगुल शुरू हो गया। अपोजिशन के शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी करते हुए गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहिस का आगाज किया। ताहम टीआरएस अरकान ने तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए प्लेकार्ड्स के जरिए ऐवान के वस्त में जाकर एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया।
लेकिन इजलास आधे घंटे के बजाय दोपहर 12:03 पर शुरू हुआ, लेकिन ऐवान में टीआरएस अरकान का एहतजाज बदस्तूर जारी रहा। रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव ने टीआरएस के एहतजाज पर मदाखलत करते हुए कहा कि इस मसले पर वजीर आला ने कई बार यह वाजे किया है कि यह मसला रियासती हुकूमत के दायरे अख्तियार में नहीं है, लिहाजा टीआरएस अरकान ऐवान की कार्रवाई को एजेंडे के मुताबिक चलाने में ताउन करें। धर्मना प्रसाद राव की अपील को नजरअंदाज करते हुए टीआरएस अरकान के नारे और भी बुलंद हो गए। प्रतिरोजु सभनी వాయిదా వేయించడం సమంజసం కాదు। అనేక అంశాలు చర్చించాలని ప్రజలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు। ప్రజల ఆకాంక్షలకు తగ్గట్టుగా శాసనసభ పనిచేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది। ఇది కరెక్ట్ కాదని మీ ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। వెంటనే వారు ఈ సభని నిలువరించేటువంటి పనిని విరమించుకొని సజావుగా సభ నడవడానికి సహకరించాలని, ఈ రోజు లిస్ట్ అయినటువంటి రెండు అంశాలని టేకప్ చేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। टीआरएस अरकान के मुसलसल एहतजाज पर स्पीकर एन मनोहर ने कहा कि हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आखिर हम क्यों असेंबली आ रहे हैं और असेंबली के प्लेटफॉर्म को इस तरह इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। स्पीकर की अपील का टीआरएस अरकान पर कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से एन मनोहर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। उधर अपोजिशन जमातों ने ऐवान की कार्रवाई न चलने के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल पर मुबाहस के लिए संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी ने कहा कि रियासत कई मसाइल से दो चार है, लेकिन हुकूमत मुबाहस के लिए तैयार नहीं है। बाएं बाजू की जमातों ने कहा कि हुकूमत सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इजलास चला रही है। सीपीएम और सीपीआई कायदीन ने कहा कि हुकूमत को अगर बजट पेश करना हो तो वह किसी भी हालत में ऐवान की कार्रवाई चलाती है, लेकिन जब अवामी मसाइल पर मुबाहस की बात आती है तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। सीपीएम के रुकन असेंबली जे रंगारेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में अवाम ही इस हुकूमत को मुलतवी कर देंगे। सीपीआई के रुकन असेंबली जी मल्लेश ने हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद की। सीपीआई के ही सांबा शिवराव ने कहा कि अरकान असेंबली स्कूली बच्चों की तरह असेंबली आते हैं, नाश्ता करने के बाद चाय पीकर वापस हो जाते हैं और ये हमारे लिए बात से शर्म है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ऐवान की कार्रवाई ही नहीं चलाना चाहती तो उससे कार्रवाई मुकम्मल तौर पर मुलतवी कर देनी चाहिए ताकि अरकान अपने हल्के में अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे सकें। बीजेपी के ई लक्ष्मी नारायण ने कहा कि यह हुकूमत तेलंगाना पर करारदाद पेश करने में पसोपेश करते हुए फरार इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि करारदाद पेश न करने की जिद पर अड़ी हुकूमत ही इसे रोकने के लिए जिम्मेदार है। टीआरएस ने पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इजलास में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर राजा ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की बड़ी रियासतों में कई सालों से इख्तिदार से महरूम है और अगर तश्कील तेलंगाना का वादा पूरा नहीं किया गया तो आंध्र प्रदेश में भी उसे इख्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। टीआरएस लीडर का कहना था कि यूपीए की तमाम हलीफ जमातें तेलंगाना के हक में हैं, इसलिए पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल फौरी पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो तामिल अवाम के लिए डीएम के अरकान पार्लियामेंट के फैसले की तकलीद करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में चारशंबे को हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब तलबा ने सड़क बंद की तायीद में रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने तलबा को एनसीसी गेट के पास रोक लिया, जिस पर तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई। पुलिस ने तलबा को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। इसके साथ ही पुलिस पर संगबारी का सिलसिला शुरू हो गया। संगबारी में 3 पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हल्की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एहतजाजी तलबा ने तेलंगाना वज़रा के अलामती पुतले भी नजर आतिश किए। मुजव्वज़ा सड़क बंद के पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया है। मुजव्वज़ा सड़क बंद प्रोग्राम के पेश नज़र पुलिस ने गैर मामूली इंतजामात किए हैं। हैदराबाद रेंज के डीआईजी नागी रेड्डी ने बताया है कि तकरीबन 6000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह दिया कि जो कोई इस बंद में हिस्सा लेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ
मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। टीआरएस कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना की आमदनी आंध्रा पर खर्च की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर एस सत्यनारायण ने कहा कि तेलंगाना को नज़रअंदाज करने की वजह से ही तेलंगाना तहरीक का आगाज़ हुआ है। उनका कहना था कि नेल्लोर मेडिकल कॉलेज के लिए 362 करोड़ तो निज़ामाबाद के लिए सिर्फ 162 करोड़ रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के इज़ाले के लिए अलहदा तेलंगाना बजट पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़री एक्शन प्लान को ज़री बजट कहते हुए ऐवान में अरकान असम्बली को गुमराह किया गया है, इसलिए इस मौजू पर हुकूमत के खिलाफ मुराद शिकनी की नोटिस दी गई है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर महकमे बरक़ी और महकमे आबरसानी के दरमियान फैसला हुआ है कि जिस वक्त पानी की सरबराही की जाएगी उस वक्त बरक़ी मसदूद नहीं की जाएगी और जिस वक्त बरक़ी मसदूद रहेगी उस वक्त पानी सरबराह नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे बरक़ी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सुरेश कुमार से नुमाइंदगी करते हुए महकमे बरक़ी और महकमे आबरसानी के अहदेदारों का एक मुश्तरका इजलास तलब किया। इस मौके पर साबिक़ मेयर मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा कॉर्पोरेटर्स मोहसिन बलाला और रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। आज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी के चैम्बर में वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इसका मकसद ये था कि शटडाउन के वक्त पानी की सप्लाई नहीं देना चाहिए और लोगों को इसकी तकलीफ हो रही है। बहुत सारे कंप्लेन आने की वजह से ये इजलास में तय किया गया कि जिन औकात में लाइट बंद रहेंगी उन औकात में पानी की सप्लाई नहीं देंगे और जिन औकात में पानी की सप्लाई रहेंगी उन औकात में लाइट बंद नहीं करेंगे। एक टाइम टेबल तरतीब दिया गया है उनको। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और CGM वाटर वर्क्स से दोनों मिलके इसकी फेरिस बना के हमको दिए हैं और एक दो रोज के अंदर इस पे कल से इसका पे आगाज होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जारिया मालियाती साल के इख्तिताम तक यानी आइंदा 10 दिनों के अंदर अंदर आवाम को अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर लेने का मशवरा दिया है। कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू ने उजलत में तलब करदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आइंदा 10 दिनों में यानी 1 अप्रैल से पहले तक टैक्स अदा करने वाले शहरियों के बकायाजात पर सूद आयद नहीं किया जाएगा। अगर शहरी अपना टैक्स अदा नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल के बाद जुर्माने के साथ साथ उन पर सूद की रकम भी आयद की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि ताहाल 620 करोड़ रुपए इस साल वसूल किए गए हैं और आइंदा साल का निशाना 850 करोड़ का रखा गया है। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इस सहूलत से इस्तेफादा करें। बैलेंस 10 days లో గవర్నమెంట్ ఓవరాల్ గా అందరికీ అప్లై అయ్యేటట్టు ప్లస్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ఈ రెండు కలిపి 100% కట్టిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఇంట్రెస్ట్ వేవర్ వర్తిస్తుంది. సపోజ్ ఎరియర్స్ ఒక 1000 రూపాయలు ఉండి కరెంట్ ఒక 1000 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు 1500 రూపాయలు కడితే గనక ఇది వర్తించదు. तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली डी उमा ने जगन के गैर महसूब असासों की तहकीकात में वीरा भद्रा की मौत को भी शामिल करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए उमा ने कहा कि जगन के साथी कंडल राव के मामले की तहकीकात भी करवाई जानी चाहिए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। उनका कहना था कि YSR के दौर में 1.4 लाख एकड़ बयाराम अराजी ब्रदर अनिल कुमार को लीज पर दी गई थी। वीरा भद्रा राव की मौत की तहकीकात में मौसर तौर पर पेशरफ्त नहीं हो रही है, इसलिए CBI तहकीकात ज़रूरी है। सदर रियासती BJP किशन रेड्डी ने 2013-14 के बजट को झूठ का पलंदा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर फाइनेंस ने जो बजट ऐवान में पेश किया है उसमें गलतियों का अंबार है। उन्होंने मिसाल पेश करते हुए बताया कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 2012-13 के आदाद शुमार में बताया गया है कि 57 लाख मकानात तामीर किए गए, जबकि 2013-14 में 42.83 लाख मकानात की तामीर का जिक्र किया गया। इस तरह जले अगनम के आदाद शुमार में भी तजाद पाया जाता है। किशन रेड्डी ने कहा कि ज़री एक्शन प्लान को बजट करार देते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किशन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर फाइनेंस आनम रामरान रेड्डी के खिलाफ
مراد شکنی کی نوٹس اسپیکر کے حوالے کرتے ہوئے بی جے پی نے ان کے خلاف کارروائی کی درخواست کی ہے۔ تیلگو دیشم نے پارچا پر ویٹ کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی لیڈر ڈی نریندر نے کہا کہ پارچا صنعت سے 1 کروڑ افراد وابستہ ہیں۔ حکومت پارچے کے تاجرین کی 13 دن کی ہڑتال کے بعد بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارچے کی ہڑتال کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت بڑے شاپنگ مالز کی پشت پناہی کر رہی ہے اور چھوٹے تاجرین پر محاصل عائد کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کے بجٹ میں اضافہ کیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ کا زیادہ تر حصہ اردو زبان کی ترقی و فروغ کے لیے نہیں بلکہ اردو اکیڈمی کے ذریعے شادی خانوں کے قیام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سیکریٹری اردو اکیڈمی پروفیسر ایس اے شکور نے بتایا کہ 25 کروڑ روپے میں سے 10 کروڑ روپے شادی خانوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 15 کروڑ روپے کمپیوٹر سینٹرز کے قیام کے علاوہ اردو زبان کی ترقی و ترویج سے متعلق جو 15 اسکیمیں ہیں اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بائیس مارچ یعنی جمعے سے شروع ہونے والے ایس ایس سی امتحانات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان امتحانات میں 12,36,000 طلباء کی شرکت متوقع ہے۔ ریاست بھر میں امتحانات کے لیے 5,646 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ بورڈ نے ہال ٹکٹس موصول نہ ہونے پر طلباء کو بورڈ کی ویب سائٹ سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر لینے کا مشورہ دیا ہے۔ بورڈ کے مطابق مئی میں ایس ایس سی امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ امتحانات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک منعقد ہوں گے۔ طلباء کو وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ پہلے امتحانی مراکز پہنچ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے بے روزگار اقلیتی نوجوانوں کے لیے روزگار سے مربوط کمپیوٹر ٹریننگ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ ایم کے ایجوکیشنل سوسائٹی روبرو چارمینار بس ڈپو کے پریس نوٹ کے بموجب یہ تربیت مفت دی جائے گی، جس میں آٹو کیڈ کی تربیت کے بعد پلیسمنٹ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ امیدوار کی تعلیمی قابلیت، ایس ایس سی کامیاب ہونا اور عمر 18 اور 34 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ تربیت کے دوران 350 تا 1,000 روپے اسٹائپنڈ بھی دیا جائے گا۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 22 مارچ مقرر ہے اور 25 مارچ سے کلاسز شروع ہو جائیں گے۔ جنگلات کا محکمہ چوک میں پرندوں کی 150 سالہ قدیم دکانوں کو بند کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ روز پہلے اچانک دھاوا کرتے ہوئے سینکڑوں پرندوں کو ضبط کیا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس اور مقامی مخبروں کی مدد سے دکانداروں کو زبردستی شاہ منزل شادی خانہ طلب کرتے ہوئے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری اور رکن بلدیہ ذوالفقار علی وہاں پہنچ گئے اور عہدیداروں سے سخت باز پرس کی تو عہدیدار پریشان ہو گئے اور کہا کہ کونسلنگ کے لیے تاجرین کو بلوایا گیا ہے۔ احمد پاشا قادری نے جنگلاتی عہدیداروں سے کہا کہ وہ فہرست بنا کر لائیں کہ کون سے پرندے اور کس جانور کی خرید و فروخت ممنوع ہے، اس کے بعد بات کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 150 سالہ اس قدیم ترین بازار کو حکومت بند کروانے کی کوشش کر رہی ہے، جسے مجلس برداشت نہیں کرے گی۔ عالم علاقے میں ایک قدیم 150 سالہ قدیم تاریخی مارکیٹ ہے جس کو چوک کہتے ہیں، چوک مرغاں۔ اس مارکیٹ میں ایک مہینہ بھر پہلے فارسٹ کے لوگ آ کر پنجرے لے گئے، پرندوں کو لے گئے اور یہاں سے ضبط کر کے لے گئے، پولیس فورس کے ساتھ آئے تھے۔ اس سلسلے میں مارکیٹ والوں کی توجہ دلانے پر دارالسلام میں آ کے وہ لوگ ملے ان سے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں نے فارسٹ آفیسر کو لیٹر لکھا تھا کہ ان کے پنجرے کم از کم ان کے حوالے کر دیں۔ ٹی آر ایس کی مہیلا تنظیم کی صدر کویتا نے عثمانیہ دواخانے کا تفصیلی دورہ کر کے دواخانے کی حالت زار کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے بتایا کہ انہوں نے دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی اور دواخانے کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ دواخانے کے لیے زیادہ بجٹ مختص نہ کیے جانے سے مریضوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دواخانے کے مختلف وارڈز کا بھی دورہ کیا اور مریضوں کے مسائل دریافت کیے۔
کویتا نے بتایا کہ دواخانہ کے تعمیراتی کاموں کے لیے حکومت نے 200 کروڑ روپے منظور کیے تھے لیکن تاحال جاری نہیں کیے گئے۔ ریاست کی بلائنڈ جوڈو ٹیم نے لکھنؤ میں منعقدہ جوڈو قومی چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ قومی جوڈو کوچ ایم اے عزیز کی رہنمائی اور کوچنگ سے تیار کردہ ٹیم نے 6 گولڈ میڈلز حاصل کیے۔ واضح ہے کہ اے پی بلائنڈ جوڈو ایسوسی ایشن نے نابینا نوجوانوں کو تربیت دے کر ٹیم کو لکھنؤ روانہ کیا تھا۔ آندھرا پردیش کی ٹیم کو جملہ 11 میڈلز حاصل ہوئے۔ میڈل یافتہ کھلاڑیوں کی تہنیتی تقریب دارالشفا اسکول میں منعقد کی گئی، جس میں ایم اے عزیز کے علاوہ شیام پرساد اگروال نے شرکت کی اور کھلاڑیوں کو انعامات و اسناد تقسیم کیے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے تحت کام کرنے والے کانٹریکٹ ملازمین نے انہیں مستقل کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین نے دیگر مطالبات کی یکسوئی بشمول تنخواہ میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں 1200 ملازمین کانٹریکٹ پر خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کے مسائل کی یکسوئی میں تساہل برتا جا رہا ہے۔ ایسار نگر ٹریفک پولیس نے آٹو رکشہ کے دستاویزات ہونے کے باوجود آٹو ڈرائیورز کو پکڑ کر ان کے آٹوز ضبط کر لیے۔ آٹو ڈرائیورز نے میڈیا کو بتایا کہ چہارشنبے کے دن پولیس نے یوسف گڑھ چوراہے کے پاس قریب 25 آٹو رکشاؤں کو اپنی تحویل میں لے کر فی آٹو رکشہ 600 روپے چالان کیا، جبکہ بعض آٹو ڈرائیورز کو تو ایک ہی دن میں 2 دفعہ چالان کیا گیا۔ عثمان ساگر کے علاقے میں ایک بے رحم باپ نے اپنی کم سن لڑکی کو کنویں میں پھینک دیا۔ مقامی افراد نے اس دردناک منظر کو دیکھ کر ناسنگی پولیس کو اطلاع دی۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کا رہنے والا راملو، جو نقل مقام کر کے روزگار کے لیے حیدرآباد آیا تھا، اس کی 8 مہینوں کی سری نیجا دوسری لڑکی تھی۔ پولیس مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور راملو سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تو اس نے بتایا کہ اسے 2 لڑکیاں ہیں اور وہ انہیں پال نہیں سکتا۔ پولیس نے اس ظالم باپ کو گرفتار کر کے ضابطے کی کارروائی کی۔ جلیلا گڑا واقع میرپیٹ میں وزنی پتھر ڈال کر ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ مقامی افراد نے چہارشنبے کی صبح نامعلوم شخص کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ مہلوک شخص کے جسم پر چاقوؤں کے کئی وار تھے۔ پولیس نے قتل کا ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ راجندر نگر کے علاقے کاٹے دھن میں ایک پلاسٹک فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ چہارشنبے کی صبح اچانک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھ کے آگ کے شعلوں نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کی زد میں متصلہ فرنیچر کی فیکٹری بھی آ گئی۔ شہر کے فائر بریگیڈز نے زائد از 2 گھنٹوں تک کوشش کر کے آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے۔ بھوانی نگر کے رہنے والے 22 سالہ شیخ ریحان 19 مارچ سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ پینٹ کی دکان پر کام کرتے تھے اور صبح 10 بجے دکان جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے لیکن دکان نہیں پہنچے۔ کسی کو نظر آ جائے تو درخواست کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ زرعی ایکشن پلان کو زرعی بجٹ قرار دینے پر وزیر فائنانس کے خلاف مراد شیکنی کی نوٹس اسپیکر کے حوالے۔ اسمبلی کی کارروائی پھر ملتوی۔ تلنگانہ پر قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹی آر ایس ارکان کا شور و غل۔ عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس میں حالات پھر کشیدہ، پولیس پر احتجاجی طلباء کی سنگباری، 3 ملازمین پولیس زخمی۔ سڑک بند پروگرام میں حصہ لینے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، حیدرآباد رینج کے ڈی آئی جی کا انتباہ۔
آئندہ 10 دنوں کے اندر پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کے بقایا جات پر سود عائد نہیں کیا جائے گا، کمشنر بلدیہ کا اعلان۔ اور ایس ایس سی امتحانات کا 22 مارچ کو آغاز، امیدواروں کو وقت مقررہ سے آدھا گھنٹہ پہلے امتحانی مراکز پہنچ جانے کا مشورہ۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔